एक बार फिर से मैं चंद्र प्रकाश आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। वर्तमान में जो आपको राजस्थान मैप के ऊपर दिखाई देता है, पहले ये ऐसा नहीं था। इसको बनने में काफ़ी समय लगा है, कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो कुल प्रक्रिया कुल 7 चरणों में समाप्त हुई थी। तो ये पूरी कहानी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 में लाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया था? ये 1947 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर लाया गया अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के जो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और उस समय भारत के जो उप प्रधानमंत्री या भारत के तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल। तो ये 1947 की मैं बात कर रहा हूं, जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उस समय भारत बहुत छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित था। ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें कहा जाता था, तो भारत में कुल कितनी रियासतें थी उस समय? 565 देशी रियासतें या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था जिनको। तो भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों में से जो 562 देशी रियासतें, इन्होंने विलय पत्र यानी भारतीय भूभाग में सम्मिलित होने का जो विलय पत्र था, उसके ऊपर इनके द्वारा हस्ताक्षर कर लिए गए थे। लेकिन 3 रियासतें, उनमें पहली रियासत थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत जो कि भारत की सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर निजाम का शासन था। निजाम जो कि एक मुस्लिम शासक था। दूसरी जो रियासत है उसका नाम है कश्मीर रियासत, जिसको हम जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। तो ये जो कश्मीर रियासत है, यहाँ के महाराजा हरि सिंह कौन थे दोस्तों? महाराजा हरि सिंह। इन्होंने कहा था कि मैं न तो पाकिस्तान जो गणराज्य उसमें सम्मिलित होऊंगा और ना ही भारतीय गणराज्य में, अर्थात ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जो हैदराबाद रियासत है एक मुस्लिम रियासत थी, इसलिए यहाँ का निजाम पाकिस्तान में जाना चाहता था। तीसरी जो रियासत थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत। ये जूनागढ़ रियासत कहाँ थी दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात और में भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वर्तमान में, वहां पर जूनागढ़ रियासत थी। और एक जूनागढ़ किला भी है राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बीकानेर में जूनागढ़ किला, जो कि राय सिंह द्वारा बनाया गया था। तो ये जो जूनागढ़ रियासत है गुजरात में, तो ये 3 रियासतें ऐसी थी जो भारतीय भूभाग में सम्मिलित नहीं हुई थी। तो इसलिए इन तीनों रियासतों को, जो हैदराबाद रियासत है उसको पुलिस के द्वारा भारतीय भूभाग में सम्मिलित किया गया, और जो जूनागढ़ रियासत है इसको जनता के आधार पर, और जो तीसरी रियासत है कश्मीर, इसके महाराजा स्वयं भारत में सम्मिलित हो गए बाद में, जब इनके ऊपर कबाइलियों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो ये तो बात हो गई अपने उस समय भारत की क्या स्थिति थी। अब जो 562 रियासतें थी या 565 रियासतें, उनमें से राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी दोस्तों? 19 देशी रियासतें। इसके अलावा राजस्थान में 3 ठिकाने भी थे। देशी रियासतें थोड़े बड़े भूभाग को कवर करती है, ये ठिकाने जो है वो छोटे छोटे थे। तो 3 ठिकाने थे, 19 देशी रियासतें थी। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, क्योंकि हमें राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है, भारत का नहीं। तो राजस्थान की उस समय अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 के समय, तो राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ प्रोविंस जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। और ये कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में। क्या था ये दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश।
अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर ब्रिटिश एजेंसी थी जिसकी स्थापना 1832 ईस्वी में की गई थी। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे भारत के, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान का जो उस समय परिवेश था, उस समय राजस्थान छोटे छोटे भागों में या रियासतों में मिला हुआ था, लेकिन बाद में जब एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हुई तब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वह सामने आया। और इस संपूर्ण प्रक्रम को या इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। और ये जो प्रक्रिया है एकीकरण की राजस्थान के, यह 7 चरणों में समाप्त हुई थी। तो हम एक एक चरण को 1 बाय 1 करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने बात करता हूं, जो भारत के तत्कालीन गृह मंत्री थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? रियासती विभाग। इस रियासती विभाग का क्या कार्य था? भारत की जो रियासतें थी उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के भारतीय भूभाग में मिलाना। तो इस रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में कि रियासती विभाग की स्थापना या रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? तो रियासती विभाग रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल अध्यक्ष बनाए गए इस रियासती विभाग के। और इसका जो सचिव है रियासती विभाग का, वह किसको बनाया गया था दोस्तों? वीपी मेनन को सचिव बनाया गया और सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। तो राजस्थान का एकीकरण कहें या भारत का एकीकरण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये 2 व्यक्ति हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, और दूसरे थे वीपी मेनन। इन दोनों की कृपा से आज हम एक ऐसे भारत में निवास कर रहे हैं जहां पर एक संपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया के तहत मिलाया गया था। तो सरदार पटेल के द्वारा और वीपी मेनन के द्वारा रियासती विभाग। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 25 जुलाई 1947 ईस्वी को जो नरेंद्र मंडल है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी, जो कि रियासत के जो राजा थे उनका एक समूह था, जिसको क्या कहा गया था? नरेंद्र मंडल। इस नरेंद्र मंडल की दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी 25 जुलाई 1947 को। कहां पर दोस्तों? दिल्ली में। तो यहाँ पर सभी राजा जो थे रियासतों के, वो यहाँ पर आए और उनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए। पहला ऑप्शन था कि या तो वो भारत गणराज्य में मिल जाए, या तो 3 ऑप्शन रखे गए थे, या तो भारतीय गणराज्य में मिल जाए, या पाकिस्तान में चले जाएं, या वह स्वतंत्र बने रहे, या वह स्वतंत्र जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहे। तो कौन स्वतंत्र रह सकता था? इसके लिए कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कि उस रियासत की जो जनसंख्या है वह 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिए। जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी उनके लिए 2 कंडीशन थी। या तो उनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिए, और दूसरी जो इनकी आय है, वार्षिक आय, वह 1 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है वह 1 करोड़ से। तो स्वतंत्रता के समय जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी उनकी जो जनसंख्या है वह 10 लाख या फिर आय जो है 1 करोड़, इससे जो ज्यादा होगी वह स्वतंत्र रह सकते हैं। बाकी जितनी भी छोटी रियासतें थी उनको या तो भारतीय गणराज्य में या पाकिस्तानी गणराज्य में शामिल होना था। तो इसके लिए जो 2 नियम बनाए गए थे उनका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पहला जो नियम था उसको कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, और दूसरा जो था परिपत्र, उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट
या हिंदी में कहें तो यथास्थिति पत्र, यानी जिस स्थिति में वो रियासत विद्यमान थी उसी स्थिति में। तो विलय पत्र में या तो पाकिस्तान में चले जाएंगे या भारत में, और यथास्थिति मतलब स्वतंत्र रहेंगे। तो ये दो परिपत्र किसके द्वारा जारी किए गए थे? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 25 जुलाई 1947 को, जब नरेंद्र मंडल की दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान उस समय भारतीय गणराज्य में श्रेणी ख का राज्य था। किस श्रेणी का? ख श्रेणी का, या हम कह सकते हैं बी श्रेणी का एक राज्य था। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश था एक अजमेर मेरवाड़ा, वह सी श्रेणी का था। किस श्रेणी का था? सी श्रेणी का एक राज्य था, या स श्रेणी भी कह सकते हैं। तो ये दो बातें याद रखनी है कि राजस्थान उस समय किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का या ख श्रेणी का। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, वह किस श्रेणी का था? स श्रेणी या सी श्रेणी का राज्य था। तो इनके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं दो बार कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वह किस श्रेणी का राज्य था? तो स श्रेणी का, और जो राजस्थान है वह बी श्रेणी का राज्य था या ख श्रेणी का। अब हम राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। तो एकीकरण होने से पूर्व राजस्थान में कुल 19 देशी रियासत है। देशी रियासत है। 3 ठिकाने थे, ठिकानों के नाम लिख देता हूं। एक था कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना जो कहां स्थित था? बांसवाड़ा में। दूसरा जो ठिकाना था उसका नाम था नीमराणा, नीमराणा ठिकाना, यह कहां स्थित था? अलवर में। और तीसरा जो ठिकाना था उसका नाम था लावा, लावा ठिकाना, यह कहां स्थित था? जयपुर में। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में आज जो लावा ठिकाना कहां स्थित है, वो टोंक में स्थित है, लेकिन स्वतंत्रता के समय यह जयपुर रियासत में स्थित था। तो कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में, नीमराणा ठिकाना अलवर में स्थित, और लावा ठिकाना जो है जयपुर में। अब इनके ऊपर किनका शासन था? तो जो कुशलगढ़ ठिकाना है यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। जो नीमराणा ठिकाना है यहाँ पर कछवाओं का शासक था, कछवा जो कि जयपुर के थे। और जो लावा ठिकाना है यहाँ पर कछवाओं की एक अन्य शाखा थी जिसका नाम था नरुका शाखा, नरुका शाखा। तो इनके शासकों के यहाँ पर शासन था। अब अपन को ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा ठिकाना सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जितने बड़े नाम उतना बड़ा क्षेत्रफल, और जितना छोटा नाम उतना छोटा क्षेत्रफल। कुशलगढ़ का नाम बड़ा है तो क्षेत्रफल हो गया सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? कुशलगढ़। और लावा का नाम बहुत ही छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम था। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा कुशलगढ़ ठिकाना और सबसे छोटा लावा ठिकाना। अब इन ठिकानों की क्या विशेषता थी कि यहाँ के जो राजा थे इनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। अब नॉन सैल्यूट स्टेट क्या होते हैं? यहाँ के जो राजा हैं इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तो इसलिए इनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। जबकि जो देशी रियासतें यहाँ के राजाओं को तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता था? सैल्यूट स्टेट, सैल्यूट स्टेट। तो ये अंतर हो गया इनमें। और 19 देशी रियासतें हो गई, 3 ठिकाने हो गए। एक था केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर और मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है वह केंद्र शासित प्रदेश के अधीन था, और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चलता था और राजपूताना एजेंसी की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो उस समय यह स्थिति थी। अब जब एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई राजस्थान में, तो यह कब प्रारंभ हुई थी एकीकरण की प्रक्रिया? या हम कहें कि प्रथम चरण जो है यह प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 ईस्वी को। और ये प्रक्रिया कब समाप्त हुई थी? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो अगर ये समय जो काल है उसको निकालें तो कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। ये हर एग्जाम में कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। तो अपन को क्या याद रखना है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था।
और ये कुल प्रक्रिया कितने चरणों में समाप्त हुई? तो 7 चरण, कुल 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त हुई और कुल जो समय लगा है वह 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना अच्छे से, और ये भी सारा याद करना है आपको। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का एकीकरण जो कि 7 चरणों में समाप्त हुआ था और उसको कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। तो पहले चरण की हम बात करते हैं। बात है 1948 ईस्वी की। प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की बात करते हैं हम। इस प्रथम चरण का जो नाम था वह क्या था? मत्स्य संघ। क्या नाम था दोस्तों? मत्स्य संघ। और ये जो नाम है मत्स्य संघ, ये किसके द्वारा दिया गया था? के.एम. मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ का नामकरण क्या किया गया था? मत्स्य संघ। इसका प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। जो मत्स्य संघ है उसमें कुल 4 रियासतें शामिल थी। कितनी रियासतें? 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल था। तो कुल मिला के कितने हो गए? 5। अब 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD। बहुत ही सिंपल से है, ABCD। अब आप सोच रहे होंगे ABCD क्या है? A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। तो ये जो 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD, ये 4 रियासतें राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है जिसका नाम मत्स्य संघ था और ये नामकरण के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। कुल 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर या ABCD और एक ठिकाना जिसका नाम था नीमराणा। क्या नाम था? नीमराणा ठिकाना, जो कि अलवर में स्थित था। कहां पर दोस्तों? अलवर में। और यहाँ पर कछुआ वंश का शासन था। कछुआ वंश का शासन था। आपको मैंने बताया था जो ठिकाने होते थे वह छोटे होते थे, इसलिए इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो रियासतें थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और अन्य सभी कारणों से बड़ी होती थी। इस वजह से इनको सलामी दी जाती, तोपों की सलामी दी जाती थी। तो एक ठिकाना हो गया नीमराना और 4 रियासतें ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। अब प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 18 मार्च 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। और इस प्रथम चरण से एक कहानी जुड़ी हुई है। कई किताबों में आपको 17 मार्च का भी दिया होता है, 17 मार्च 1948 को, यानी एक दिन पहले। ये एक दिन पहले का क्या माजरा है मैं आपको बताता हूँ। जो 17 मार्च 1948 है, इस दिन भरतपुर जो है यहाँ का शासक, जो कि जाट शासक थे, भरतपुर और धौलपुर रियासत, ये राजस्थान की 2 जाट रियासतें थी। तो यहाँ पे भरतपुर के शासक के छोटे भाई जिनका नाम था देशराज, और देशराज के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था पिछले लेक्चर में कि देशराज जो है उनके द्वारा 1930 ईस्वी में सीकर, जो शेखावटी क्षेत्र है, वहां पर किसान आंदोलन को प्रेरित किया गया था। तो ये छोटे भाई जो देशराज है भरतपुर के शासक के, इनके द्वारा वहां पर कुछ बातें कही गई। यह कहा गया कि ये जो संघ बनाया जा रहा है मत्स्य संघ, यह जाट विरोधी है। इसलिए जो कार्य 17 मार्च 1948 को प्रारंभ होने वाला था, यह कार्य 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ देशराज की वजह से। इस प्रकार वहां पर जाटों को भी उस संघ में मिलाया गया, तब जाके प्रथम चरण या मत्स्य संघ का निर्माण हुआ 18 मार्च 1948 ईस्वी को, जिसमें कुल 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD और एक ठिकाना नीमराणा, ये सम्मिलित थे। तो कुल 5 थे। कब हुआ था गठित? 18 मार्च 1948 ईस्वी को राजस्थान का प्रथम चरण या मत्स्य संघ। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं। क्या क्या बातें हैं ये? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। यहाँ साइड में लिख रहा हूं, मत्स्य संघ की जो राजधानी है उसका नाम था अलवर। क्या नाम था दोस्तों? अलवर। दूसरी बात है, मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उनका नाम था N.V. गाडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल या N.V. गाडगिल शॉर्ट में। तो राजधानी अलवर हो गई, उद्घाटनकर्ता N.V. गाडगिल हो गए।
अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहें या मुख्यमंत्री उस समय कौन थे इस मत्स्य संघ के? उनका नाम था शोभाराम कुमावत, जो कि शाहपुरा के रहने वाले थे। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब प्रधानमंत्री था तो उप प्रधानमंत्री कौन था? तो उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। युगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब एक और बात जो रह गई है वह है जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, उसके राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख, तो दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के जो महाराजा है उदयभान सिंह, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। तो ये सारी चीजें अपने क्लियर होनी चाहिए। राजधानी अलवर हो गई, उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गाडगिल NV गाडगिल को है, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो कि शाहपुरा के थे, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी जिनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है या राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, युगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। और जो राज प्रमुख बनाया गया था उनका नाम था उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के रहने वाले थे। अब और डीप में जाके पूछे आपसे तो पूछा जा सकता है कि उप राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो उप राज प्रमुख बनाया गया था करौली के एक शासक थे जिनका नाम था गणेश पाल वासुदेव। क्या नाम था दोस्तों? गणेश पाल वासुदेव। करौली के जो महाराजा थे गणेश पाल, इनको बनाया गया था उप राज प्रमुख। ये डीप से डीप क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा डीप ये नहीं जा सकते। तो सारी बातें क्लियर है। प्रथम चरण या मत्स्य संघ, कुल 4 रियासतें ABCD अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, एक ठिकाना नीमराणा जहां पर कछवा वंश का शासक था। और एक बात अपने रह गई है कि इस जो ये मत्स्य संघ है इसकी स्थापना कहां पर की गई थी या उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो उद्घाटन किया गया था दोस्तों भरतपुर में। भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग, इस दुर्ग को कोई भी विजित नहीं कर पाया। एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक, इसने 5 बार आक्रमण किया था भरतपुर पर, लेकिन यह भी इस किले को नहीं जीत पाए। और इस किले का निर्माण कराया था जाट शासक सूरजमल के द्वारा। जाट शासक सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का निर्माण करवाया गया था। और इसी लोहागढ़ दुर्ग में राजस्थान का जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, इसकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसके राजधानी अलवर को रखा गया और राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया और जिसके उद्घाटनकर्ता VN गाडगिल थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। प्रथम चरण हमने कंप्लीट कर दिया था जिसका नाम था मत्स्य संघ। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। और यह कब बना था? 25 मार्च 1948 ईस्वी को। 25 मार्च 1948 ईस्वी को जो प्रथम चरण है वह 18 मार्च 1948 और उसके 7 दिन बाद ये 25 मार्च 1948 ईस्वी को द्वितीय चरण या जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, या हम यूं कहें कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था इस समय जब इसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। तो इस पूर्व राजस्थान संघ में कुल 9 रियासतें, कुल 9 देशी रियासतें सम्मिलित थी और उसके अलावा एक ठिकाना सम्मिलित था। कुल कितनी रियासतें? 9 देशी रियासतें और एक ठिकाना जिसका नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। क्या नाम था दोस्तों? कुशलगढ़ ठिकाना। और ये कहाँ स्थित है कुशलगढ़? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। तो इस प्रकार 9 रियासतें और एक देश, एक ठिकाना हो गया, कुल मिला के 10। अभी 9 रियासतें ऐसे सीधी तो याद रहने वाली है नहीं, तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है कि शाह बाबू की झाड़ू, शाह बाबू की झाड़ू
को प्रताप ले चले। तो ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, शाह बाबू की झाड़ू को प्रताप ले चले। तो शाह जो है यहां से अपने बन गया शाहपुरा देसी रियासत। क्या बन गया? शाहपुरा, शाहपुरा देसी रियासत। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत जो है उसका नाम था शाहपुरा रियासत। और शाहपुरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में। तो शाह से हो गया शाहपुरा। बाबू, बाबू में आगे वाला जो बा है वह बन गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के जो उस समय शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह। यहां भी एक और फैक्ट आ जाता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था और द्वितीय चरण में जब बांसवाड़ा सम्मिलित हुआ, तब यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह, इन चंद्रवीर सिंह के द्वारा जब ये अधिमिलन पत्र या विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब इनके द्वारा कहा गया कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ या हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान के किस रियासत के महाराजा के द्वारा कहा गया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं या हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा रियासत के शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। अब ये बू से बन गया बूंदी रियासत। बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत के जो तत्कालीन महाराजा थे उनका नाम था बहादुर सिंह। क्या नाम था? बहादुर सिंह। और बूंदी पर हायडा चौहानों का राज था। फिर की का बन गया किशनगढ़ रियासत। क्या बन गया दोस्तों? किशनगढ़। ये जो किशनगढ़ रियासत है यह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी थी। इसकी शाहपुरा सबसे छोटी और उससे बड़ी किशनगढ़ रियासत। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो देसी रियासत है उनको तो तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन यहाँ दो अपवाद भी हैं। कौन से दो अपवाद हैं? एक तो शाहपुरा और दूसरा जो है किशनगढ़। ये दो ऐसी रियासतें थी, ये रियासतें होते हुए भी इनको अंग्रेजों के द्वारा तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो यहाँ कॉर्नर में थोड़ा देख लेते हैं कि किन रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो शाहपुरा रियासत को और किशनगढ़ रियासत को। शाहपुरा और किशनगढ़ दो ऐसी रियासत थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी और इनको नॉन सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। समझ गए बात? शाहपुरा रियासत और किशनगढ़ रियासत, क्योंकि ये छोटी रियासतें थी। अब हम देखते हैं, शाह से हो गया शाहपुरा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी। अब करते हैं झा। झा से क्या बन गया अपना? झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत। इसकी भी एक और बात कर लेते हैं हम। जो झालावाड़ रियासत है यह रियासत अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि कोटा में जो तत्कालीन शासक थे उनका एक सहयोगी था जिसका नाम था झाला जालिम सिंह। और ये झाला जालिम सिंह धीरे धीरे अंग्रेजों को अपना मित्र बनाते हुए उस कोटा की जो रियासत है उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। इस वजह से वहाँ के कोटा के महाराजा और जालिम सिंह के मध्य लड़ाई हो गई थी और अंग्रेजों के द्वारा इस लड़ाई को कम करने के लिए एक रियासत, कोटा से अलग रियासत का निर्माण किया गया था जिसका नाम था झालावाड़ रियासत। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1838 ईस्वी में। और प्रथम शासक थे झाला मदन सिंह। तो शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, फिर आता है डू। डू से बन गया डूंगरपुर। क्या बन गया? डूंगरपुर। तो बहुत ही आसानी से ये सारी ऐसे क्लियर हो जाएगी। नॉर्मल याद रखने जाएंगे 9 रियासतें और एक ठिकाना 10 नाम याद रहने वाले नहीं है, इसलिए छोटी सी एक ट्रिक है, शाह बाबू की झाड़ू को प्रताप ले चले। तो शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, डूंगरपुर और झालावाड़ कितनी होगी अपनी? 6 क्लियर हो गई। अब ये को से क्या बन गया हमारा? को से बन गया कोटा। कोटा रियासत। को से बन गया कोटा। अब प्रताप, प्रताप से क्या बन गया? प्रतापगढ़। क्या बन गया अपना? प्रतापगढ़। प से बन गया प्रतापगढ़। तो कितनी होगी? शाहपुरा, बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, किशनगढ़ 5, डूंगरपुर, कोटा और प्रतापगढ़ 8। एक जो रियासत बच गई हमारी वो कौन सी है? एक अपनी रियासत बच गई है टोंक। अब ये टोंक आप कैसे याद रख सकते हैं? टोंक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये टोंक जो रियासत है वह राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। कौन सी थी? मुस्लिम रियासत।
तो टोंक रियासत जो है एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी। इस प्रकार जो 9 रियासतें वो हमारी कंप्लीट होगी और एक जो ठिकाना है वह था कुशलगढ़। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। साहब बाबू की झाड़ू को प्रताप ले चले। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं टोंक ले चले, तो टोंक साथ में आ जाएगा आपके, कहां ले चले, टोंक ले चले। तो टोंक तो सीधा ही आ गया यहाँ पर ट्रिक में, तो 9 रियासतें होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है द्वितीय चरण या पूर्व राजस्थान संघ से, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है। शाहपुरा रियासत, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और टोंक 9 रियासतें होगी और एक अपना ठिकाना हो गया जिसका नाम है कुशलगढ़ ठिकाना, जो कि बांसवाड़ा में स्थित था। ठीक है। और द्वितीय चरण जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ, और कुल 9 देशी रियासतें और एक ठिकाना मिलकर 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का निर्माण हुआ। अब कुछ बातें हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको चेक कर लेते हैं क्या क्या है वो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन था द्वितीय चरण के दौरान। तो द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनका नाम था गोकुल लाल असावा। क्या नाम था दोस्तों? गोकुल लाल असावा। फिर आते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख, तो द्वितीय चरण के दौरान जो राज प्रमुख है वो कौन थे? कोटा के महाराजा भीम सिंह। कोटा के महाराजा थे जिनका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था दोस्तों? भीम सिंह। तो प्रधानमंत्री क्लियर हो गए, गोकुल लाल असावा। राज प्रमुख हो गए कोटा के महाराजा भीम सिंह। और जो डीप पूछे तो उपराज प्रमुख पूछ लेंगे। उपराज प्रमुख कौन थे? तो उपराज प्रमुख थे बूंदी के शासक जिनका नाम था बहादुर सिंह। बूंदी के शासक जिनका नाम था बहादुर सिंह। और क्या पूछ सकते हैं? उद्घाटन, उद्घाटन स्थान, उद्घाटन कहां हुआ था इस द्वितीय चरण का? तो उद्घाटन हुआ था कोटा में। कहां पर हुआ था दोस्तों? कोटा। कोटा का जो ऐतिहासिक महत्व है उसको बनाए रखने के लिए कोटा में उद्घाटन किया गया। एक और बात रह गई अपनी, उद्घाटनकर्ता कौन थे? द्वितीय चरण के जो उद्घाटनकर्ता है उनका नाम था वापस वही NV गॉडगिल। जो प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे उनके द्वारा द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किया गया था। NV गॉडगिल। इनका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गॉडगिल। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, NV गॉडगिल। ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण है उसमें जो फैक्ट्स थे वो क्लियर हो गए। कुछ और बातें हैं, जैसे शाहपुरा की अगर मैं बात करूं तो शाहपुरा रियासत जो है राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। सबसे छोटी रियासत। क्लियर है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो तृतीय चरण है उसकी। तो चलिए देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। इस तृतीय चरण का जो गठन है वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान, उसका गठन हुआ। अब इस संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो जो पूर्व राजस्थान संघ है जिसका निर्माण द्वितीय चरण के दौरान हुआ था, पूर्व राजस्थान संघ, जब इसमें मेवाड़ रियासत को भी मिला दिया गया जिसका नाम क्या है? उदयपुर भी रखा है। तो मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत को जब मिला दिया गया तब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया। अब जो पूर्व राजस्थान है उसमें कुल 9 रियासतें थी, देशी रियासतें, और एक जो मेवाड़ है इसको मिलाकर कुल 10 रियासतें हो गई इस संयुक्त राजस्थान में। इसके अतिरिक्त एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना। इस प्रकार 10 रियासतें और एक ठिकाना जिसका नाम कुशलगढ़ ठिकाना है, यह सब मिलकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण करते हैं। अब संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी है वह क्या थी? संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी? उदयपुर। उदयपुर। संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख है, कौन? राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जो मेवाड़ के महाराणा है भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? राज
प्रमुख। उसके बाद उपराज प्रमुख, और ज्यादा डीप में पूछे तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा के जो शासक थे, कोटा के महाराजा भीम सिंह, कोटा के कौन थे? भीम सिंह, उनको बनाया गया उपराज प्रमुख। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो जो संयुक्त राजस्थान है उसके प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया, माणिक्य लाल वर्मा। और इनकी सिफारिश जो है, माणिक्य लाल वर्मा को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसकी सिफारिश की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब हम बात करते हैं उद्घाटनकर्ता। जो संयुक्त राजस्थान है, जो कि 18 अप्रैल 1948 को निर्मित हुआ था, उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण का जो तृतीय चरण है उसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर किया गया था उद्घाटन? उदयपुर में। कहां पर किया गया दोस्तों? उदयपुर में। तो इस प्रकार ये सारी चीजें जो है वो क्लियर है। तृतीय चरण, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान था, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को निर्मित किया गया, और इसमें पूर्व राजस्थान संघ में जो रियासतें और ठिकाने शामिल थे, जब उसमें मेवाड़ या उदयपुर रियासत को मिला दिया गया तब संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। अब क्या क्या चीजें इनमें पूछी जा सकती है? सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राजस्थान है उसके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। उनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू है, उनकी सिफारिश पर माणिक्य लाल वर्मा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता जो है वह थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में। राज प्रमुख का क्या नाम था? तो मेवाड़ के जो महाराणा थे तत्कालीन, भोपाल सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। और उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा के जो शासक थे महाराजा भीम सिंह, उनको बनाया गया था उपराज प्रमुख। इस प्रकार हमारा तृतीय चरण जो है वह भी कंप्लीट है। एक बात क्या है, जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। मेवाड़ रियासत जो है वह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है। प्राचीनतम क्यों है? क्योंकि मेवाड़ में जो गुहिल वंश है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, जिसकी स्थापना गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 565 ईस्वी में। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? मेवाड़ या उदयपुर रियासत। यहाँ पर गुहिल वंश या सिसोदिया वंश का शासक था, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 565 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। इसलिए मेवाड़ रियासत को राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है